नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो मेरे बहुत प्रिय है। और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर नेहा जैन, जो गायनी ऑन्कोलॉजी में स्पेशलिस्ट है और बहुत अच्छे दोस्त हैं, और डॉक्टर सार्थक सिद्धापारा जो एक गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन है और जो हमारे साथ पॉडकास्ट भी करते हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। थैंक यू अभिलाष। सो तो पहले मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर नेहा कि गायनी कैंसर्स कितने कॉमन है, कि मतलब अगर हमारे आसपास हमारे अगर कोई नेबर पूछता है कि मतलब ये ऐसी चीज है कि हम सबको ही जाननी चाहिए, या बहुत ही रेयर है कि अगर ना जाने भी ठीक है। अभिलाष, इट वाज लाइक पहले ऐसे होता था कि अगर किसी को कैंसर होता तो बोलते थे ओ उसको कैंसर हो गया, ये कितना रेयर चीज है। बट अभी ऐसा नहीं है, इट्स नॉट दैट। अगर मैं परसेंटेज बोलूं और इफ आई टॉक अबाउट टर्म, तो जो इंडिया में वुमेन में मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, एंड विच इज लाइक it is that common कि now we are saying कि every 1 in 8 women is having breast cancer। और डेली हम लोग इट्स लाइक कि वी आर डायग्नोजिंग ऑलमोस्ट 1500 to 2000 ब्रेस्ट कैंसर केसेस डेली। सो इट इज क्वाइट कॉमन। And the second most common cancer in women is cervical cancer. And India is like in India, because being a low socioeconomic country, India में cervical cancer incidence is we are having cancer patients almost every minute we are diagnosing cervical cancer. It is like that. So these are the two most common cancers जो हमारे पास है इंडिया में। उसके अलावा the other cancers which are quite often we come to know is ovarian cancer, endometrium cancer जिसको हम uterus cancer भी बोलते हैं, and जो बहुत ही rarest हैं are like vulva cancer and vagina cancer. So these are the main cancers जो a woman can have, but the most two important cancers are breast cancer and cervical cancer. सो जैसे डॉक्टर नेहा ने कहा कि ब्रेस्ट एंड सर्विक्स आर द मोस्ट कॉमन कैंसर्स दैट, एंड अगर हम दोनों को मिला दिया जाए तो ऑलमोस्ट मतलब वी आर क्लोज टू 20% ऑफ कैंसर्स इन इन इंडिया। तो सार्थक, मतलब क्या आप थोड़े हमें बता पाएंगे कि एक फीमेल को अगर ऐसे क्या सिम्टम्स होंगे कि उनको शक होना चाहिए या उनको थोड़ा अलर्ट होना चाहिए कि ऐसी कुछ चीज हो सकती है? तो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में क्या तकलीफें रहेंगी, या सर्विक्स कैंसर के पेशेंट को क्या लक्षण पता चलेंगे? यस, हाँ अभिलाष। तो जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं पहले, तो इसमें मुख्य 3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए किसी भी फीमेल को। एक तो है कि अगर कोई मांस या गांठ जैसा लगता है, तो हर कोई अपने जो एवरी फीमेल शुड डू अस समथिंग विच वी कॉल, जो फीमेल है उसको अपना पाम, जो हाथ का पाम है, उससे दोनों ब्रेस्ट को फील करके चेक करना है कि कहीं मांस या गांठ जैसा तो नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा है कि अगर दो ब्रेस्ट का साइज थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। तीसरा है कि अगर निपल से ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है, खून आ रहा है। चौथा है कि उसको ब्रेस्ट में पेन हो रहा है लगातार, कहीं एक ब्रेस्ट में, नॉट जनरलाइज पेन, आई मीन टू से कि कहीं एक साइड में ज्यादा पेन हो रहा है, तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट या कोई सर्जन के पास जाके एक बार चेकअप जरूर करवाएं। अभी हम आते हैं सर्वाइकल कैंसर पे। तो सर्वाइकल कैंसर जो है वो उसमें जैसे ब्लीडिंग होती है, हर महामारी जो होती है हर महीने आती है, तो हर महीने के बजाय अगर बीच में लगातार ब्लीडिंग हो रही है, उसको सफ़ेद पानी गिर रहा है और दवाई, बहुत सारी दवाई करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ये लक्षण हो सकते हैं। और अगर कोई यौन संबंध होता है उसके बाद ब्लीडिंग होता है, तो ये जो लक्षण है वो सर्वाइकल कैंसर के हो सकते हैं। तो
इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को ये लक्षण है तो उनको कैंसर होना ही होना है, बट ये लक्षण है तो जरूर अपने डॉक्टर के पास चेकअप करने जरूर जाएं। मतलब ऐसे सिम्टम्स हो तो हमें नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उसकी जांच जरूर करवानी चाहिए। एंड जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लक्षण जो मैं कहना चाहूंगा वो है कि मेनोपॉज के बाद कोई भी ब्लीडिंग होता है, जिसको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग बोलते हैं, या लगातार डिस्चार्ज हो रहा है, वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर नेहा, आप रोजाना जिंदगी में ऐसे बहुत मरीज को देखते हैं, तो आपको लगता है क्या कि ऐसे सिम्टम्स को अक्सर नेग्लेक्ट किया जाता है और बहुत लेट में आपके ऐसे पेशेंट्स आते हैं जानकारी ना होने की वजह से, या मतलब? हाँ विलास, इट्स लाइक कि वो बोलते हैं ना कि वुमेन अपने आप को सबसे लास्ट में रखते हैं, सो दे इवन नेग्लेक्ट ऑल द सिम्टम जो डॉक्टर सार्थक ने बोला, वाइट डिस्चार्ज, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होता है, पीरियड्स के बीच में जो ब्लीडिंग होता है। सो जो वुमेन दे ऑफन नेग्लेक्ट दीज सिम्टम्स, उनको लगता है कि कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। हो सकता है वो नॉर्मल सिम्टम भी हो सकता है, बट ये दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस जो हम बोलते हैं कि कैंसर के पेशेंट्स में होते हैं। लाइक सर्वाइकल कैंसर में अगर हम देखें, ये सिम्टम्स स्टेज 1 में भी होते हैं और स्टेज 4 में भी होते हैं। तो अगर इफ वी कैन डायग्नोज वुमेन एट एन अर्ली स्टेज 1 में, सो उसको हम सर्जरी का ऑप्शन दे सकते हैं, उसका सर्वाइवल अच्छा हो सकता है। बट अगर सेम सिम्टम के साथ वुमेन स्टेज 4 में आ रही है, तो उसमें फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको आगे ट्रीट करना या उसको आगे देखना। तो इन सिम्टम्स को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उनको देखना है कि एटलीस्ट एक बार एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके कि इन सिम्टम्स में क्यों हो रहा है। हो सकता है उसको वो नॉर्मल भी हो सकता है, बट दीज आर द वार्निंग साइंस फॉर सर्वाइकल कैंसर। सो एवरी वुमेन शुड गो एंड गेट दीज साइंस चेक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और मतलब अगर जो भी इनको इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो ये चीजें हैं कि कभी भी अपने हेल्थ को और ऐसे सिम्टम्स को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। शायद वो कैंसर ना हो, वो भी ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इनकी जांच हो जानी चाहिए। जैसे आप दोनों ने हमें बताया कि एक पोस्ट मेनोपॉजल में पर्टिकुलर सिम्टम्स रहते हैं, तो इसके अलावा कोई और पर्टिकुलर पॉपुलेशन है वुमेन में ही जहां पर ऐसे कैंसर्स मतलब हमें ज्यादा पता चलते हैं या हमें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, डॉक्टर नेहा? लाइक जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लाइक किसी के घर में लाइक मदर, सिस्टर या उनको पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, या फिर उनके फैमिली में किसी को कोलोन कैंसर जो आंतों का कैंसर बोलते हैं, या प्रोस्टेट कैंसर, या ओवरी का कैंसर वुमेन्स में। सो उन फैमिलीज में कई बार ऐसा होता है कि वो फैमिलीज में कैंसर रन करता है, उसको हम हेरिडिटरी कैंसर्स बोलते हैं। सो देयर आर चांसेस कि 20 to 25% चांस होता है कि ये कैंसर आपकी फैमिली में हो सकते हैं। 100% नहीं है, बट यस, लाइक इन दीज पेशेंट्स, इन दीज जिनके घर में ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री है या कोलोन कैंसर का हिस्ट्री है या किसी को ओवेरियन कैंसर हुआ है, तो उन लोगों को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, उनको रेगुलर स्क्रीनिंग करानी चाहिए कि कहीं वो उनमें भी आ सकता है। तो इस चीज में उनको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर सार्थक, मतलब डॉक्टर नेहा ने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया, क्या सर्वाइकल कैंसर के लिए भी कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन है या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है या सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो ज्यादा रिस्क पे रहते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए? यस अभिलाष, सर्वाइकल कैंसर बेसिकली होता है एक वायरल इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं HPV वायरस। तो ये HPV वायरस का इन्फेक्शन जिनको ज़्यादा होने का चांस रहता है, और उनको ये कैंसर होने का चांस ज़्यादा रहता है। और पर्टिकुलरली जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स जिनके रहते हैं, या फिर जिसको HIV है साथ में, या जिनकी बहुत अर्ली एज में शादी हो गई है या अर्ली एज में सेक्सुअल इंटरकोर्स शुरू हुआ है, these girls are
at a higher risk of getting cervical cancer. तो मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मतलब व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स की मतलब फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर की मतलब अगर किसी का अर्ली एज पे स्टार्ट होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स या मल्टीपल पार्टनर्स रहते हैं तो एचपीवी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है और इसके बारे में हम और भी आगे बात करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सबको ध्यान रखनी चाहिए। फिर जो मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इस पूरे पॉडकास्ट का, क्या हम इनको पहले जान सकते हैं खुद अपने आप से स्क्रीन कर सकते हैं या कब स्क्रीन कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो डॉक्टर सार्थक, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा कि मतलब हम इन कैंसर्स को जो फीमेल्स में वुमेन गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स है, ब्रेस्ट सर्विक्स, क्या हम इनको पहले पता कर सकते हैं कि ताकि ये कैंसर के बनने से पहले हमें इनकी शक हो जाए या किसी तरह पता चल जाए? Yes. So I would like to tell all our viewers कि कैंसर कभी भी रातों रात नहीं होता है, और ये खास करके जो ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर है ये काफ़ी लंबे समय में डेवलप होते हैं और इनके काफ़ी ऐसे स्टेजेस में इनको पकड़ा जा सकता है जो कैंसर से पहले के स्टेज है, जिसको हम प्री कैंसर बोलते हैं। तो ब्रेस्ट में अगर हम बात करें तो every woman after the age of 40 should get a mammography done. मैमोग्राफी बेसिकली ब्रेस्ट का एक प्रकार का स्पेशल एक्सरे जैसा होता है। और कोई हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जैसे डॉक्टर नेहा ने बोला कि जिनको किसी को रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा है, तो उनको 30-35 साल के बाद ही अपना सोनोग्राफी या MRI से अपनी ब्रेस्ट की जांच करवानी चाहिए। एक तो ये हो गया है। सर्वाइकल कैंसर में मान लो कुछ भी मास आता है या कोई भी छोटा सा लीजन आता है ये स्क्रीनिंग टेस्ट में, तो उसका सुई से जांच करवाना बहुत ज़रूरी है और फर्दर जो भी आपके डॉक्टर बोलते हैं उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। लेट अस कम टू सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर में एक टेस्ट होता है पैप स्मीयर करके। तो ये पैप स्मीयर ऐसी सेल्स को पकड़ता है जो कि जिससे कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस फीमेल को आगे जाके सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है या नहीं। और अगर हम ये पकड़ लेते हैं तो उसको तुरंत उसी समय ट्रीट भी कर सकते हैं। तो पैप स्मीयर जो है एवरी वुमन शुड गेट इट डन प्रिफरेबली आफ्टर द एज ऑफ 25 एवरी 3 years। और अगर किसी की सेक्सुअल एक्टिविटी और जल्दी शुरू होती है तो जो भी ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी है उसके 3 से 5 साल के बाद पैप स्मीयर रेगुलरली 3 साल पे करना जरूरी है। डॉक्टर नेहा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सार्थक ने like as he told for breast mammogram, but I will also suggest every woman should get a self breast examination after every menstrual cycle. पीरियड्स को छोड़ के पीरियड्स के डे 5 पे, जैसे डॉक्टर सार्थक ने एक्सप्लेन किया, वो आप घर में अपने मिरर के सामने खड़े होके आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। वो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको लगे, जो डॉक्टर सार्थक ने सिम्टम्स बोले कि कोई मांस लग रहा है या कुछ निपल डिस्चार्ज आ रहा है या आपको साइज में डिफरेंस लग रहा है, सो वो आप घर पे रह के आपको उसके बारे में पता चल सकता है। एंड यस, अनदर मेमोग्राम जो 40 इयर्स के बाद एवरी 1 to 2 year कराना चाहिए सबको। एंड फॉर सर्वाइकल कैंसर पैप स्मीयर इज द बेस्ट, बट अभी कुछ प्लेसेस पे HPV DNA टेस्टिंग इज ऑल्सो कमिंग अप। सो द एडवांटेज ये है HPV DNA टेस्टिंग का, बिकॉज जैसे डॉक्टर सार्थक ने बोला कि जो सर्वाइकल कैंसर है वो HPV वायरस से होता है। सो HPV DNA टेस्टिंग उस वायरस को डिटेक्ट करता है, उसका एक्टिव स्टेज डिटेक्ट करता है, एंड उसको अगर हम HPV DNA टेस्ट करा रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग एवरी 3 years वी कैन गेट इट डन एवरी 5 years। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ गेटिंग HPV। सो देयर आर 2 ऑप्शंस, आप पैप स्मीयर भी करा सकते हो और आप HPV DNA टेस्टिंग भी करा सकते हो। बट ये दोनों टेस्ट जो प्री कैंसर स्टेट है सर्वाइकल कैंसर का, विद वो दोनों उसको डिटेक्ट करते हैं। So these are the 2 important things which every woman should get it done after once they start their sexual activity.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थैंक यू आप दोनों को कि इतनी अच्छी तरह आपने समराइज किया। मतलब मी बीइंग अ हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट, मैं बस इन चीज इसके अलावा स्क्रीनिंग के मामले में बस ये मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हेड एंड नेक कैंसर और गायनी ब्रेस्ट और सर्विक्स कैंसर अगर हम मिलाए तो वी अगर हम इनको स्क्रीन करते हैं, अगर इन तीन चीजों को, तो हम ऑलमोस्ट 40% ऑफ कैंसर्स इन इंडिया को हम एक लेवल पे स्क्रीन करके अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हेड एंड नेक कैंसर के जो लक्षण जनरली रहते हैं कि गले में सूजन रहना जो प्रोग्रेसिवली बढ़ बढ़ रही है। उसके अलावा मुंह में या कहीं पे मुंह में या जीभ में कहीं पर भी छाला होना, जो अक्सर तंबाकू और सिगरेट के विज्ञापनों में हमें दिखते हैं, और वो छाला ठीक ना होना, उसमें से ब्लीडिंग होना। उसके अलावा आवाज बैठ जाना, आवाज में बदलाव आना, और वो नॉर्मल दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स के बाद भी 2 से 3 हफ्ते में ठीक ना होना। और चौथी चीज, खाने को निगलने में दिक्कत होना, अटकना या दर्द होना। ये 4 लक्षण है अगर रहते हैं, जो हमें अगर खुद पता चल सकता है, तो अगर हम ऐसे कोई भी लक्षण है तो हमें डेफिनेटली एक ईएनटी या हेड एंड नेक सर्जन को दिखाना बहुत जरूरी है और इसकी जांच करना जरूरी है, स्पेशली अगर आप अल्कोहल या टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं। डॉक्टर नेहा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्या जैसे आपने बोला कि एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है, तो क्या कोई वैक्सीन भी अवेलेबल है जिससे हम इसको प्रिवेंट करा जा सकता है पैप स्मेयर्स के अलावा? Yes, Abhilash, there is definitely vaccines which are available for CA cervix HPV के लिए। इंडिया में अवेलेबल है अभी एट प्रेजेंट गार्डासिल 9, गार्डासिल 4 और सर्वैरिक्स वैक्सीन जो वेस्टर्न कंट्रीज ने डेवलप की हैं। इनमें ये वैक्सीन जो हमें 9 to 14 years of all girls and boys should get गार्डासिल 9 और 4 जो भी उनके पास अवेलेबल है। इवन गर्ल विच इज अप टू 25 year old कैन गेट द वैक्सीन। एंड ये वैक्सीन इतनी इफेक्टिव है, जो अभी तक की सारी स्टडीज आई हैं उसमें ये देखा गया है कि दिस वैक्सीन इज मोर देन 95 to 98% इफेक्टिव। So it's a very good thing. So अभी अगर if someone is taking vaccine at an early age, जो so they can prevent this cancer to happen. So अच्छा है ना कि अगर हमें स्क्रीन नहीं कराना है, हमें कैंसर नहीं है, तो उससे पहले ही उसका प्रिवेंशन हो जाए। ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो वैक्सीन इज देयर। इंडिया में अभी एक वैक्सीन लॉन्च हुआ है विच इज नोन एज सर्वावैक। So that is also Indian government and Indian people have launched, but अभी उसका इतना studies नहीं है। Maybe in future we will see कि we will get a vaccine which everyone can afford, because ये vaccines थोड़ा costly है। अभी गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं आया है एंड नेशनल प्रोग्राम में नहीं आया है, बट वी आर होपिंग कि इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स दिस वैक्सीन विल कम इन आवर गवर्नमेंट सप्लाई आल्सो। That is very very good news. डॉक्टर सार्थक, क्या इस वैक्सीन को एक बार लेने से काफी रहता है कि इसको मतलब आम भाषा में बूस्टर या इसका कोई शेड्यूल होता है? यस अभिलाष, इसका रेजिमेंट अगर कोई लड़की 15 साल से कम उम्र की है तो उसको 2 डोज लगते हैं, फर्स्ट डोज एंड उसके 6 महीने बाद सेकेंड डोज। और अगर मोर देन 15 years ऑफ एज के है तो द शेड्यूल इज ऑफ 3 doses, 0 डोज, सेकेंड डोज इज एट 2 months एंड थर्ड डोज इज एट 6 months। तब जाके वो कंप्लीट वैक्सीनेशन बोलते हैं। एक डोज लेने से कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं होता है। बहुत जरूरी चीज है और बहुत ही प्रॉमिसिंग चीज है कि जो कैंसर इतना प्रेवलेंट है उसके पास हमारे पास एक रेडी वेपन है जिससे हम इसको कंप्लीटली प्रिवेंट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर नेहा, अगर हमें सर्विकल कैंसर होता है, जैसे आपने बोला कि आजकल के दुनिया में ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही रेयर है, तो अगर हमें जैसे आपकी बात सुनकर लोग पैप स्मीयर करवाते हैं, उसमें कुछ डिटेक्ट होता है, तो उनको आगे क्या सोचना चाहिए? कैसे उनको मोटा मोटा आपको क्या लगता है कि उनको
ट्रीटमेंट के बारे में क्या चीजें पता होनी चाहिए? अभिलाष, जैसे अगर पैप स्मीयर में कुछ भी एबनॉर्मेलिटी आता है, लाइक फॉर एग्जांपल एस्कस, एल सेल, एच सेल, कुछ भी फाइंडिंग आता है, सो उसके बाद वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट या गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो उसमें अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटी अवेलेबल वो वहाँ पे इधर दे डू एचपीवी डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, और एक और टर्म होता है कॉल्पोस्कोपी, दे कैन डू दैट कॉल्पोस्कोपी। सो उस कॉल्पोस्कोपी में अगर उनको कुछ एबनॉर्मेलिटी दिखता है तो वो वहां पे उसका सर्वाइकल बायोप्सी सेम सिटिंग में लेते हैं, एंड उसके बाद अगर उस बायोप्सी में कुछ प्रॉब्लम आता है, सो अकॉर्डिंग टू द एज और अदर फैक्टर्स, उसमें या तो उसका लोकल ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं लीप प्रोसीजर या फिर कोनाइजेशन प्रोसीजर उसमें कर सकते हैं, या जैसे थर्मोकोएगुलेशन, क्रायो, उसके ऑप्शंस होते हैं। अगर पेशेंट पोस्ट मिनोपॉजल है या उसको कुछ और सिम्टम्स है तो कुछ पेशेंट्स में हिस्टेक्टमी की भी जरूरत पड़ सकती है। बट जो भी पैप स्मीयर का फाइंडिंग आता है एंड फर्दर उसको हिस्टोपैथोलॉजिकली कॉल्पोस्कोपी से कंफर्म करके या एचपीवी डीएनए करके उसको जो भी आगे प्रोसीजर करना है वो टेस्ट करके देन वी विल गो अहेड एंड डू फर्दर ट्रीटमेंट। बट जितना मुझे समझ आया कि अगर पैप स्मीयर में कोई भी दिक्कत पता चलती है तो एक हमारे पास ऑप्शन जरूर काफी हैं। डॉक्टर नेहा ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें लिस्ट करी हैं, जिससे ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे ऑप्शंस है जिसको यूज करके हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, मतलब कंप्लीटली निकालने या क्योर करने की डेफिनेटली सक्सेस है। सबसे इम्पोर्टेंट अभिलाष मैं ऐड करना चाहूंगा कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में पेशेंट्स बहुत डरते हैं अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है पैप स्मीयर में कि मुझे कैंसर हो गया। बट ये समझने की जरूरत है कि पैप स्मीयर में अगर आपका कुछ भी डिटेक्ट होता है तो वो प्री कैंसर लेवल पे होने का चांस रहता है, इसलिए वो 100% तक क्योर हो सकता है और बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट से क्योर हो सकता है बिना कोई टॉक्सिक ट्रीटमेंट लिए। हाँ, ये है जो सर्वाइकल कैंसर, अगर मैं बोलूं तो सर्वाइकल कैंसर इज 100% प्रिवेंटेबल कैंसर एंड इट इज ट्रीटेबल अगर आप उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज करते हो। तो अगर आप प्री कैंसरस, प्री इन्वेजिव डिजीज को अगर आप डायग्नोज करते हो तो आप उसको 100% ट्रीट कर सकते हो। बहुत एंकरेजिंग वर्ड्स है, बहुत एंकरेजिंग स्टैटिस्टिक्स है कि 100% इसको अगर अर्ली डिटेक्ट किया जाए तो उसको ट्रीट किया जा सकता है। आई थिंक इस स्टैटिस्टिक की वजह से हम ये रियलाइज करते हैं कि स्क्रीनिंग और अर्ली डिटेक्शन कितना ज़्यादा ज़रूरी रहता है गायनी कैंसर्स के लिए एंड इन जनरल अदर मेजर हेड एंड नेक कैंसर्स और एनी अदर कैंसर के लिए भी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नेहा, डॉक्टर सार्थक। आज हम काफ़ी चीज़ें सीखें और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आजकल की दुनिया में जिस चीज़ों से लोग डरते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, अर्ली डिटेक्शन की ज़रूरत है और अवेयरनेस की ज़रूरत है। और इस वीडियो से हम यही आशा करते हैं कि हम सब ज़्यादा अवेयर रहें और ज़्यादा अपने हेल्थ के बारे में ध्यान रखें। Thank you very much. It was lovely having you. Thank you so much. Thank you so much.